तो एक तरफ लालू प्रसाद यादव बड़ा दावा कर रहे हैं कि 300 से ज्यादा सीटें महागठबंधन जीतेगा, तो वहीं अब से 1 घंटे बाद दिल्ली में एनसीपी के शरद पवार गुट की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में शरद पवार क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की नजरें हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार की एंट्री के बाद शिंदे गुट की टेंशन बढ़ गई है। बदले हालात में शिंदे गुट के विधायक बेचैन बताए जा रहे हैं। उद्धव गुट के सूत्रों का दावा है कि शिंदे गुट के 8 से 10 विधायकों ने उनसे संपर्क किया है। ये विधायक उद्धव गुट में लौटना चाहते हैं। सूत्रों का यहां तक कहना है कि विधायक मातोश्री से माफी मांगने को भी तैयार हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत जारी है। सूत्रों का कहना है कि इन विधायकों को शामिल करना है या नहीं, इस पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे। नहीं, कौन कर रहा है वो जाने दो, लेकिन उन्होंने जो बोला है कि 6 से 8 लेके उनके संपर्क में है, तो 6 से 8 बोले, मेरे संपर्क में तो 6 लोग हैं। कल ही शाम को उनसे बात हुई, उन्होंने बुलाया कि बंबई में नहीं मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, तो उनके पास कहां से जाएंगे 6-8, उनके ही 6 यहां आने वाले हैं। तो ये सिर्फ जो मॉरल सपोर्ट रहता है, जो बचे हुए एमएलए है, बचे हुए कार्यकर्ता है, उनके लिए जो मॉरल सपोर्ट क्रिएट करना चाहिए वो कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। तो देखिए, एक तरफ एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता के बीच लालू यादव बड़ा दावा कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी रार थमती हुई नजर नहीं आ रही है। हर्षवर्धन जी, ऐसे में लालू प्रसाद यादव का ये 300 प्लस का दावा करना क्या पॉसिबल है? 300 प्लस सीट अब विपक्षी एकता के बाद आ सकती है इन हालातों में? लालू जी देखिए, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाले नेता हैं। कितना भी गंभीर माहौल हो, थोड़ा सा लाइटर नोट पे सब कर देते हैं, मज़ा बहुत बढ़िया लाते हैं वो। तो ऐसे ही है 300 का आंकड़ा। कोई तो आधार होना चाहिए ना। लालू जी के बोलने का अपना एक अंदाज है। उस अंदाज का एक समय था जब लालू जी के उस अंदाज को लोग बहुत अप्रिशिएट भी करते थे कि बड़ा देशज अंदाज है। लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, अब देखिए ना कितनी हल्की बात वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री में बैठा हुआ है, बिना पत्नी के नहीं होना चाहिए। ये सब क्या बात है? ये किसी नेता की आज के समय में कोई गंभीर बात लगती है क्या? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब वो कहते हैं 300 सीटें महागठबंधन, तो वो बताते। अब वो कह रहे हैं कि 17 पार्टियां आई, इस पर कोई चर्चा नहीं होने दे रहा। अरे कितनी जम के चर्चा हुई। लेकिन प्रफुल्ल पटेल ने क्या कहा कि पार्टियां जिनका एक सांसद है, पार्टियां जिनका एक भी सांसद नहीं है। और उस जो विपक्षी एकता की बैठक थी, उसका कोई भी मतलब अगर थोड़ी भी ताकत होती इस गठबंधन में, तो उसकी जिसको कहते हैं कि मीटिंग में क्या हुआ उसके मिनट्स जारी होते, बताया जाता कि किस पर बात हुई। आपको एक भी बात सुनाई दी क्या? दरअसल प्राची सच्चाई यह है कि यह विपक्षी एकता पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और लालू प्रसाद यादव बताएंगे कि भ्रष्टाचार पे कौन कन्वीनर है। ये लालू जी बताएंगे, जो सजा याफ्ता है, जो दोषी हैं, जो जेल से छूटे हुए हैं, जमानत पर हैं। मुझे लगता है राजनीति बहुत आगे चली गई है। लालू प्रसाद यादव जैसे कह रहे हैं वो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, उनके दिमाग से वो बातें जा नहीं रही। प्रफुल्ल पटेल का जिक्र हर्षवर्धन जी ने किया। विनोद जी, प्रफुल्ल पटेल इस बैठक में शामिल थे। जिस विपक्षी एकता की बैठक की बात कर रहे हैं लालू यादव, जो जिस विपक्षी एकता की ताकत की बात कर रहे हैं, उस बैठक में प्रफुल्ल पटेल शामिल थे। और उन्होंने कहा कि ऐसी विपक्षी एकता संभव नहीं है, क्योंकि अपनी अपनी ढफली, अपने अपना राग नजर आ रहा है, और उसी के आधार पर 300 प्लस का दावा लालू यादव कर रहे हैं। ये संभव नजर आ रहा है? देखिए, बड़ी विचित्र बात है। पहले कांग्रेस के कई नेता कि इसलिए पार्टी छोड़ के गए कि पार्टी बीजेपी से लड़ नहीं पा रही, और गए कहाँ? बीजेपी में। प्रफुल्ल पटेल विपक्षी एकता में कमियां निकाल रहे हैं कि विपक्षी एकता कैसे होगी, कैसे लड़ेंगे एनडीए से, और चले गए एनडीए में। ये कौन सा भाई वो है? अब मतलब आप जिसके खिलाफ कह रहे हो कि लड़ना है और लड़ नहीं पा रहे हो, वहीं आप चले जा रहे हो। तो ये इसलिए प्रफुल्ल पटेल की बात तो वैसे ही हल्की हो जाती है, उसका कोई मतलब नहीं है। वो तो खाली एक आधार बना रहे हैं, क्योंकि उनको जाना था, उनके ऊपर जो उनकी बिल्डिंग सील है और ईडी का मामला है, वो सारा चीज़ें उनको बचना है, उससे वो गए। अब रही बात विपक्षी एकता की, देखिए चुनाव है, हर खेमा अपनी तैयारी करता है। विपक्ष की एकता को एकदम से खारिज कर देना, भाई पटना की बैठक में सब मिल के बात हुई, बात करने के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, अरविंद केजरीवाल नाराज होकर आए, लेकिन अभी तक वो बेंगलोर की बैठक में जाने के लिए तैयार हैं। बेंगलोर में फिर बैठक होगी। जब 15, 20, 17, 18 दल एक साथ बैठ रहे हैं, तो एक मीटिंग में सब तय हो जाएगा। ये तो आज तक नहीं हुआ कभी। अटल जी के ज़माने में भी एनडीए बना था, तो कई मीटिंगें हुई थी, तब जाके वो कॉमन मिनिमम एजेंडा बना जा करके, जो नेशनल एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना था। यूपीए चुनाव के बाद बना था। तो एक दिन में जो है वो नहीं हो जाता है।
अलग अलग दल हैं, अलग अलग सीमाएं हैं, सबके पास जो है अपने अपने राज्यों में अपनी चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, एक दूसरे का सीट शेयरिंग का मामला है। तो अभी चुनाव कोई कल थोड़ी हो रहे हैं, चुनाव तो अप्रैल मई में प्रस्तावित है लोकसभा के। तो ये तो दौर चलेंगे, अभी दौर चलेंगे, कुछ लोग उधर जाएंगे, कुछ इधर आएंगे, ये सब चलता रहेगा राजनीति में। अब देखिए बीजेपी और अकाली दल के बीच बातचीत चल रही थी, आज सुखबीर बादल ने कह दिया हमारा कोई गठबंधन का मसला नहीं है, हम नहीं करेंगे बीजेपी से गठबंधन। अब हो सकता है कल को दूसरा बयान आ जाए। तो राजनीति जिस तरह की फ्लेक्सिबल हो गई है, या जिस तरह से उसमें कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती, इस समय कौन कहाँ कब आखिर मूवमेंट तक कब जाएगा क्या पता। आप देखिए 2004 में समाजवादी पार्टी अलग लड़ी थी चुनाव, और बाद में अमर सिंह पहुंच गए सोनिया गांधी के यहाँ सुरजीत के साथ, और यूपीए के समर्थन कर दिया। एनडीए में भी ऐसे ही होता है, बहुत सारी पार्टियों के साथ एक दूसरे के साथ जो है गठबंधन होता है, फिर अलग होते हैं, फिर जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये राजनीतिक उसमें चलता रहेगा। और अगर वाकई विपक्ष इतना कमजोर है तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी है कि चंद्रबाबू नायडू से बात करें, अकाली दल से बात करें, शिवसेना में तोड़फोड़ हो और एनसीपी में तोड़फोड़ हो, जब आप इतना ही मजबूत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी में भी ग्राउंड को लेकर के चिंता है। हम आप चाहे जो असेसमेंट करते रहें, लेकिन उसके जो नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, ये सब मजे हुए खिलाड़ी, उन्हें मालूम है ग्राउंड पर हमको अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो वो भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, वो भी गठबंधनों की तैयार बनाए जा रहे हैं, मतलब सबसे बात हो रही है। क्योंकि चाहे जब चुनाव होगा तो गठबंधन के आधार पर चुनाव होगा, क्योंकि 38% वोट 37% वोट जो बीजेपी का, एनडीए का मिला के शायद 42-43% होता है जाके, बाकी वोट अपोजिशन के तरफ है। तो कैसे दोनों खेमों की कोशिश ये होगी कि उधर का कुछ वोट इधर खींचा जाए, अपना इंटैक्ट रखा जाए, इनकी कोशिश होगी कि अपना इंटैक्ट रखते उधर का वोट खींचा जाए। तो इसलिए गठबंधन बनेंगे बिगड़ेंगे, ये लोकसभा चुनाव तक ये सब होता रहेगा। किसी भी गठबंधन को खारिज करना, मुझे लगता है ये कोई बहुत प्रासंगिक बात नहीं है अभी। बिल्कुल, देखिए जो बात आप कह रहे थे, अब एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रही है। 24 के फाइनल मुकाबले से पहले एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पुराने सहयोगी वापस आ रहे हैं, नई पार्टियां भी एंट्री की तैयारी में है। फिलहाल बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलजेडी और चिराग पासवान की एलजेपी एलजेपी रामविलास एनडीए में शामिल होने वाली है। कर्नाटक से जेडीए की न्यू एंट्री होनी है। पंजाब से अकाली और आंध्र प्रदेश तेलंगाना से पुराने सहयोगी चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी एनडीए में आने की तैयारी कर रही है। अब नए पुराने सहयोगियों की एनडीए में एंट्री का स्वागत तो बीजेपी कर रही है, लेकिन अपनी शर्त पर, शर्त सीट शेयरिंग की। पंजाब में बीजेपी 3 सीटों की जगह 5 सीटों पर दावा कर रही है। आंध्र प्रदेश में 5 सीटें मिलती थीं, अब 10 की मांग कर रही है। तेलंगाना में 7 सीटें बीजेपी लड़ती थी, अब 13 पर दावा कर रही है। कर्नाटक में जेडीएस साथ आएगी तो सिर्फ उसे 3 से 4 सीटें देने के मूड में है। बिहार में भी बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। वहीं एनडीए में एंट्री के लिए जो पार्टियां तैयार हैं, उनकी इस बार सीट शेयरिंग में ज्यादा नहीं चलने वाली। पुराने फॉर्मूले के हिसाब से बीजेपी सहयोगियों को इस बार कम सीटें ऑफर कर रही है। अकाली दल 10 सीटों पर लड़ती थी, अब बीजेपी का ऑफर उसे 8 सीटों का है। टीडीपी को 20 की जगह 15 सीट, जेडीएस को सिर्फ 4 सीट, चिराग पासवान की पार्टी को 6 की जगह 5 सीट, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की पार्टी को 1-1 सीट, जबकि उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट का ऑफर एनडीए में शामिल होने के तौर पर दिया जा रहा है। एक और जहां अकाली दल की एनडीए में वापसी की चर्चाएं जोरों पर हैं, तो वहीं सुखबीर सिंह बादल फिलहाल इससे इनकार करते दिख रहे हैं। बादल ने कहा कि उनका गठबंधन बीएसपी के साथ है, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात रूटीन वर्क है। हमारी अलायंस बीएसपी के साथ है, तो ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है? ये हमारी रूटीन मीटिंग है। आई हैव कम आफ्टर मंथ, सो वी आर हैविंग अ रूटीन मीटिंग ऑफ अ प्रोग्राम। ਅਸੀਂ पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ जो हमने इनकी जो इन्होंने वैट इंक्रीज किया है, इन्होंने पानी दिया, वो सब इश्यूज पे हम डिस्कशन करने के लिए इसलिए अटकलें लगाई जा रही है कि बीजेपी के ये साथ मीडिया की बातें हैं, सारी मीडिया की स्पेकुलेशन। तो सुखबीर सिंह बादल साफ तौर पर कह रहे हैं कि रूटीन मुलाकातें हो रही हैं। हालांकि इस बीच ये बहुत अटकलें तेज हैं कि सुखबीर सिंह बादल यानी कि अकाली दल एक बार फिर से एनडीए में वापसी कर सकता है, और जो मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है उसमें से एक मंत्री बनाया जा सकता है। हरसिमरत कौर की फिर से वापसी हो सकती है। पंजाब में अकाली दल के सामने कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अकेले लड़के देख चुके, और बीजेपी के सामने भी कोई चारा नहीं है। उनका भी इतना बड़ा आधार नहीं है कि पूरे पंजाब में वो 13 सीट लड़ करके निकाल, जो पंजाब का पूरा कंपोजिशन है।
इसलिए भले आज सुखबीर यादव बादल कह रहे हो कि ये रूटीन मीटिंग है, ऐसी रूटीन मीटिंगों से ही बातचीत शुरू होती है। जालंधर की सीट हार चुके हैं। हाँ, जालंधर की सीट हार गए। आम आदमी पार्टी जीत गई, तीसरे नंबर पे चले गई अकाली पार्टी, सेकंड पे बीजेपी आ गई। इसलिए जो है ये कहना इनका कि हमारा बीएसपी के साथ है, बीएसपी अभी उत्तर प्रदेश में समझ में नहीं आ रहा बीएसपी कहाँ है, तो ये सब चलेगा। और मुझे लगता है कि पंजाब में अकाली बीजेपी के बीच में कुछ न कुछ अंडरस्टैंडिंग, कोई गठबंधन की सूरत बन रही है। गठबंधन की सुबुगाहट है। सुखबीर सिंह बादल हालांकि अभी इस बात से इनकार कर रहे हैं। हालांकि सीट शेयरिंग को लेकर इस बार एनडीए बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए में नजर नहीं आ रही है। जो सहयोगी दल आ रहे हैं उन्हें अपनी शर्तों पर शामिल करना चाहती है। देवेंद्र, इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? खासकर अगर हम सुखबीर सिंह बादल की बात करें, अकाली दल की बात करें, तो क्या सिर्फ इतना भर है कि मुलाकातें रूटीन वर्क है या इसके पीछे एनडीए में शामिल होने जैसा भी कुछ है? तकरीबन जो बात वो कह रहे थे सुखबीर बादल, वो सिर्फ एक कहने वाली भर बात है, उसमें और कोई बहुत ज़्यादा उसके पीछे की जो कहानी है उसके बारे में वो बयान नहीं कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हो चुकी है और वो मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली थी, जिसमें सुखबीर सिंह बादल ने ये बताया था कि किस प्रकार से एक बार फिर से अकाली दल और बीजेपी का साथ आना ज़रूरी है। और इस मुलाकात के बाद फैसला सिर्फ बीजेपी को लेना है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेना है कि किन शर्तों के आधार पर बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी। अकाली दल की तरफ से कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, वो अपनी बात कह चुके हैं। और जब प्रधानमंत्री के सामने जाकर सुखबीर बादल अपनी बात कह रहे हो तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो बात कितनी गंभीर रही होगी। बदली हुई परिस्थितियों में दो चीज़ें ज़रूर है। पहली बात तो ये कि अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है और उसमें अकाली दल को शामिल किया जाता है तो बर्थ उसे एक ही मिलेगा पिछली बार की तरह। दूसरी चीज़ कि जो बीजेपी पिछली बार सिर्फ 3 सीटों पे लोकसभा में गठबंधन में साथ थी, अब उसका डिमांड कम से कम 5 का रहेगा। और इसी प्रकार से विधानसभा की जब तस्वीर सामने आ गई उसमें भी चीज़ें बदली हुई रहेंगी। जब गठबंधन की बात चल रही होती हो तो सार्वजनिक तौर पे पहले से नेता इस तरह के बयान इस लिहाज से नहीं देते हैं जिससे कि अपनी बार्गेनिंग पावर कमज़ोर ना हो जाए। एक बार जैसे ही उस पर मुहर लगेगी उसके बाद आप देखेंगे कि ये सुर बदले हुए रहेंगे। और अकाली दल और बीजेपी दोनों को पता है कि पंजाब में उन दोनों को एक साथ आए बिना उनके पास कोई भी और विकल्प नहीं है। और इस विकल्प में कोई भी न विचारधारात्मक लड़ाई है, न कोई बार्गेन की कोई समस्या है। तो बहुत एक सहज रिश्ता है जो कि सिर्फ किसान आंदोलन के समय कृषि कानूनों को लेकर टूट गया था। अब दोनों को रियलिटी का एहसास है और लगभग तय मानिए कि अगला लोकसभा चुनाव ये दोनों दल साथ ही लड़ेंगे पंजाब में। प्राची, ठीक है। समीर जी, इस पर आप कमेंट करना चाहिए? हाँ, देखिए, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी कभी भी बड़ी ताकत नहीं रही। आप देखिए, अरुण जेटली पंजाब में अमृतसर से लड़े थे, चुनाव हार गए थे अमरिंदर सिंह से। इसके अलावा हमेशा भारतीय जनता पार्टी अकाली दल की छोटे भाई के रूप में काम किया। 3 सीटें ही मिलती थी लड़ने के लिए। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ है पंजाब के अंदर, जिस हिसाब से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया, उसके बाद अकाली दल को बात बेहतर तरीके से पता है कि अगर हमें आम आदमी पार्टी को रोकना और कुछ सीटें जीतना है तो हमें भाजपा के साथ जाना होगा। देखिए, अभी जालंधर उपचुनाव हुआ था जो कांग्रेस के सांसद के निधन के कारण हुआ था, वहां पर आम आदमी पार्टी ने सीट जीती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पे आ गई, अकाली दल तीसरे स्थान पे चला गया। अकाली दल इस बात को जानता है कि अगर हरसिमरत कौर बादल को फिर से सांसद बनना है, सुखबीर बादल को फिर से सांसद बनना है, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है ये भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल दोनों की मजबूरी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को पंजाब में रोकने के लिए उन्हें इकट्ठा आना होगा। और मुझे लगता है कि इसमें औपचारिकता शेष से जल्द ही अकाली दल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएगा। एक और दिलचस्प बात मैं कर दूं, अकाली और बीजेपी का गठबंधन होते ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नजदीक आने का रास्ता भी साफ होगा। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, देखिए, ये तो बात रही पंजाब की, लेकिन बाकी जगहों पर भी जहां पर एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, मसलन टीडीपी से चाहे मुलाकात हो, चाहे फिर आप जेडीएस से नजदीकी की बात हो, भारतीय जनता पार्टी इस बार इस बात पर सख्त है कि सीटों के बंटवारे में हम ज्यादा नहीं झुकेंगे। ऐसे में जो क्षेत्रीय दल साथ आ रहे हैं उनकी क्या मजबूरी है कि ये सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को मान रहे हैं? देखिए प्राची, सबसे पहले तो ये कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी वाली है ये समझौता वगैरह करती नहीं है। ये समझौता वहीं पर करती है जहां उसे लगता है कि एकदम अब बात नहीं बनेगी। जैसे शुरुआत पंजाब से मैं कर दूं, पंजाब में 3-4 चीजें हुई हैं। एक तो पंजाब में अकालियों को लगने लगा है ये जालंधर उपचुनाव में कांग्रेस और जो अकाली और भाजपा के जो वोट रहे उसका तो एक परिणाम है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ के भीतर एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि जो ये खालिस्तान समर्थक भावनाएं भड़क रही हैं,
अगर अकाली दल के साथ कोई इस तरह का, जिसको कहते हैं ना कि एक दबाव का काम करता है वो राजनीतिक तौर पर, जो गुरुद्वारे हैं वो अगर नहीं होगा तो ये बड़ी मुश्किल होगी। और खास करके आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये हुई, और ये ऊपर से बहुत क्लियर है। इधर एक तरह से कहें कि किसान आंदोलन के बाद ही तय हो गया था कि दोनों साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग था जो कह रहा था कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन सुनील जाखड़ की नियुक्ति से यह भी तय हो गया कि अब उस सब को भारतीय जनता पार्टी ने खारिज कर दिया है। नंबर 1। नंबर 2, ये जब हम कहते हैं कि सीट शेयरिंग, तो जब आप अकाली दल को इतना नीचे जाते हुए देख रहे हैं, बादल साहब चुनाव हार जाते हैं, तो वो बार्गेन करने की स्थिति में बहुत है नहीं। लोकसभा चुनाव तो वैसे भी नरेंद्र मोदी का चुनाव है। दक्षिण के राज्यों में अगर हम चाहें जाएं तो एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी जो कुनबा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, 2 फ्रंट पर कर रही है। एक सीधे सीधे सहयोगी उनके साथ आ जाए, जिसमें हम टीडीपी की चर्चा करते हैं, जेडीएस की चर्चा करते हैं। दूसरा एक तरीका है कि वो साथ नहीं आए लेकिन हमारे साथ खड़ा दिखे। नए रणनीतिक समीकरण में कांग्रेस जिस तरह से तेलंगाना में केसीआर के लोगों को तोड़ रही है, तो केसीआर और भाजपा के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो गई। बीच में आपको याद होगा शराब घोटाले में एक जो कविता उनकी नेता है, वो लगभग था कि क्या कुछ मामला दर्ज हो रहा है। हाँ। अभी उसकी चर्चा कम सुनाई देती है। जगन मोहन रेड्डी जो बहुत स्ट्रांग है आंध्र प्रदेश में, उनको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, हम उस तरह से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ हम जाते हुए नहीं दिखे। तो भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के जो 3 राज्य 70-80 सीटें हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब जैसे राज्य, वहां बहुत रणनीतिक तौर पर है कि जहां तक संभव होगा हम उन पार्टियों के साथ समझौता करेंगे जो साफ साफ हमारे साथ दिख रही हैं। दूसरा, जो साथ नहीं आ सकती हैं, वो कांग्रेस को कमजोर करें, इसका बंदोबस्त कर दें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।